चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर जो हमारी सदियों पुरानी जड़ों को भविष्य के साइंस से जोड़ता है। आज हम समझेंगे एथनोबॉटनी को, जहां हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न मेडिसिन की कामयाबियों की वजह बन रहा है। कभी सोचा है कि जिन बीमारियों का इलाज आज बड़ी बड़ी लैब्स में खोजा जा रहा है, हो सकता है उनके जवाब हमारे पूर्वजों के पास हजारों साल से मौजूद हों? बस यही एक सवाल है जो एथनोबॉटनी की पूरी फील्ड के सेंटर में है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये एथनोबॉटनी है क्या। ये सिर्फ पेड़ पौधों की कहानी नहीं है। ये इंसानों, पेड़ पौधों और उनके बीच के हजारों साल पुराने रिश्ते की कहानी है। ठीक है, तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एथनोबॉटनी एक ऐसा साइंस है जो इंसानों और पौधों के रिश्ते की स्टडी करता है। ये देखता है कि दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियां, खास तौर पर जो आदिवासी समुदाय हैं, वो अपने आसपास के पेड़ पौधों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मतलब खाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए या फिर अपने पूजा पाठ और रीति रिवाजों के लिए। और ये जो ज्ञान है ना, ये अक्सर कहानियों और परंपराओं के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। कह सकते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी और बॉटनी का एक तरह का संगम है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि एथनोबॉटनी का काम सिर्फ दवाइयां खोजने तक ही नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ये फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। मतलब ये समझने में कि कौन से पौधे खाने लायक हैं और कौन से नहीं। ये कॉन्जर्वेशन यानी पेड़ पौधों की प्रजातियों को बचाने में भी मदद करता है। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, जो हमें बताता है कि पेड़ पौधे हमारी परंपराओं और पहचान का कितना जरूरी हिस्सा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक एथनोबॉटनिस्ट ये सारा पुराना ज्ञान खोजता कैसे है। ये काम सच कहूं तो किसी जासूसी से कम नहीं है। इसमें हिस्ट्री, साइंस, लोगों से बातचीत सब कुछ आ जाता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये पूरी खोजना कई स्टेप्स में होती है। सबसे पहले साइंटिस्ट समुदायों के बीच जाकर वहां के बुजुर्गों और पारंपरिक वैद्यों से बात करते हैं। फिर वो पौधों के सैंपल इकट्ठा करते हैं जिन्हें हर्बेरियम में संभाल कर रखा जाता है ताकि उनकी सही पहचान हो सके। इसके बाद वो आयुर्वेद जैसे पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि हजारों साल पहले क्या लिखा गया था। और आखिर में पुरानी खुदाई से मिले बीज और पराग जैसे सबूतों से भी जानकारी को क्रॉस चेक किया जाता है। इन सब को मिलाकर ही एक पूरी तस्वीर सामने आती है। और अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। ये सारी जानकारी सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं है, इसने सीधे सीधे हमारी मॉडर्न दवाइयों को जन्म दिया है। आइए कुछ ऐसे पौधों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जो जंगल से निकलकर हमारी फार्मेसी तक पहुंच गए हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसे हम सब जानते हैं और शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं, हल्दी। ये सिर्फ किचन का मसाला नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल दवा भी है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ हम देखते हैं कि हल्दी को ट्रेडिशनली कैसे इस्तेमाल किया जाता था, सूजन कम करने के लिए या घाव पर लेप लगाने के लिए। और अब दूसरी तरफ देखिए कि आज का साइंस क्या कहता है। आज हल्दी के एक्सट्रैक्ट से, जिसमें कुर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है, गठिया के दर्द के लिए सप्लीमेंट्स और स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्रीम्स बनती हैं। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक साइंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारा अगला पौधा है गिलोय, जिसे आयुर्वेद में अमृता तक कहा गया है, यानी वो जो अमरता दे। और इसकी ये जो हजारों साल पुरानी रेप्यूटेशन है, अब साइंस भी उसे मान रहा है। ट्रेडिशनली गिलोय का इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने और बुखार कम करने के लिए होता था, और आज मॉडर्न मेडिसिन ने ये पाया है कि इसमें वाकई इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये शरीर के इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स में होता है। यहाँ तक कि डेंगू जैसे बुखार को मैनेज करने में भी इसके फॉर्मुलेशंस इस्तेमाल होते हैं, जो प्लेटलेट काउंट को स्टेबल रखने में मदद कर सकते हैं। तो ये एक और सीधा कनेक्शन है जो बताता है कि हमारे पूर्वज कितने सही थे। अब बात करते हैं अडूसा की, जिसे वसाका भी कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी सांस से जुड़ी दिक्कतों के लिए एक पारंपरिक पावर हाउस है। सदियों से इसका इस्तेमाल सांस की बीमारियों में होता आया है। सोचिए, परंपरा हमें बताती है कि इसका इस्तेमाल खांसी और अस्थमा के इलाज में होता था ताकि सांस लेना आसान हो। और आज के कफ सिरप में क्या होता है? अडूसा से निकाले गए वही एक्टिव कंपाउंड्स जो हमारी सांस की नली को रिलैक्स करते हैं और बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक पारंपरिक जड़ी बूटी मॉडर्न रेस्पिरेटरी मेडिसिन की नींव बन सकती है।
पर रुकिए, एथनोबॉटनी की कहानी सिर्फ दवाइयों पर ही खत्म नहीं होती। ये हमें ये भी सिखाती है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान हमारे एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को बचा सकता है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स। ये असल में जंगल के वो हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय देवी देवताओं का घर मानते हैं और इसीलिए उनकी रक्षा करते हैं। ये उपवन एक तरह से पेड़ पौधों और पारंपरिक ज्ञान की जीती जागती लाइब्रेरी हैं। ये स्लाइड एक बहुत पावरफुल तस्वीर दिखाती है। एक तरफ हैं पवित्र उपवन जो बायोडाइवर्सिटी से भरे हैं, जिन्हें लोगों के विश्वास ने बचा रखा है, और दूसरी तरफ हैं वो जंगल जिन्हें खतरा है, जहां पेड़ों की कटाई हो रही है और जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी कल्चरल बिलीफ्स कंजर्वेशन का कितना मजबूत जरिया बन सकते हैं। तो ये सब कुछ आज इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि हम इस बेशकीमती ज्ञान को खोने की कगार पर खड़े हैं। ये सच में समय के खिलाफ एक दौड़ है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर ये ज्ञान हमेशा के लिए खो गया तो हम क्या खो देंगे? हो सकता है आने वाली किसी बड़ी बीमारी का इलाज, या शायद प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का वो तरीका। और इस ज्ञान के सामने खतरे कई हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से युवा पीढ़ी पुरानी प्रथाओं को छोड़ रही है, तो ये ज्ञान आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। शहर फैल रहे हैं तो वो जंगल कट रहे हैं जहां ये पौधे उगते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल तो कर लेती हैं, लेकिन उस समुदाय को कोई फायदा या क्रेडिट नहीं देती जिसने इसे सदियों तक संभाले रखा। इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। ये सारी वजह मिलकर हमारी इस अनमोल विरासत को मिटा रही हैं। और आखिर में यही तो एथनोबॉटनी का असली मिशन है। ये सिर्फ पौधों की पढ़ाई नहीं है, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज को बचाने का, हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करने का और भविष्य में होने वाली साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए दरवाजे खुलने का एक जरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी जड़ों की तरफ वापस देखना पड़ता है।